हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 12th केमिस्ट्री में आपका जो चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन, इसमें मोस्ट 20 MCQ क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट का टोटल 20 MCQ क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप यहाँ पर कोना में आई बटन में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में 20 MCQ क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए और आने वाले एग्जाम में आपका पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पर नज़र यहाँ पर रखिए, बाकी जो भी काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए रोक दीजिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं समझाते चलूँगा आपको कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल इन 3 लीटर ऑफ 3M सॉल्यूशन इज। कहने का मतलब है आपको यहाँ पर 3M जब भी कैपिटल M दिखे तो समझ लीजिए कि ये जो कैपिटल M है ये आपका मोलारिटी दिया हुआ है। आपने मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, ये सब का कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा था। तो मोलारिटी का आपको फॉर्मूला भी जरूर पता होगा। मोलारिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से और कैपिटल M यानी मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जिसको हम लोग कैपिटल NA से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें? लीटर में होना चाहिए, इन लीटर में। ठीक है, हमेशा ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पर सोल्यूट क्या है? NaCl। तो NaCl का नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या लिखा है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है। तो Na को जस्ट का तस रहने देते बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम आपको दे दिया है 3 लीटर। देखिए यहाँ पर 3 लीटर दे दिया है और यहाँ पर जो कैपिटल M का वैल्यू है यानी मोलारिटी, वो भी दे दिया है 3M। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकल जाएगा आपका, 3 को 3 से गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका आंसर 9। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? NaCl में टोटल 9 मोल होगा। तो ये हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपका क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है ना। टोटल क्या होता है? 4 को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, तो उसी में से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें कहा क्या गया? इसमें कहा गया है कि जो वेपर प्रेशर, जो रिलेटिव कोलिगेटिव इन वेपर प्रेशर, ये आपका इक्वल टू होता है। किसका इक्वल टू होता है? ये होता है आपका नंबर ऑफ, ये किसका इक्वल टू होता है? ये XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का इक्वल टू होता है। कौन? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? P0S माइनस PS बटा P0S। यहाँ पर P0S क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन, फिर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और फिर माइनस PS क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बटा फिर P0S क्या है? P0S से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माने सोल्यूट। समझ में आ गया दोस्तों? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल टू होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल टू होता है। ये आपको फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है कि विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एकदम बहुत अच्छा तरीके से लास्ट तक जरूर बनी रहिए, आपको बहुत कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा और मैं बहुत अच्छा तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा। कह रहा है कि कौन सा कंसंट्रेशन है, मतलब जैसे कि हम लोग कंसंट्रेशन कितना पढ़े, जैसे हम लोग मोलारिटी पढ़े जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलालिटी पढ़े जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़े जिसको काय से डिनोट करते हैं, मास परसेंट पढ़े जिसको W/W% भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? कंसंट्रेशन है। फिर फॉर्मेलिटी पढ़े, फॉर्मालिटी, फिर नॉर्मालिटी भी पढ़े। ठीक है, तो इतना सारा जो कंसंट्रेशन है ना, ये सारा क्या है? कंसंट्रेशन के अंदर में आता है। तो इनमें से कौन पूछ रहा है, इनमें से कौन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है, यानी इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? मोलारिटी, देखिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ।
जिसमें आर आता है, आर बीच में, नाम के बीच में आर आता है, जैसे मोलारिटी, MOLARITY, मोलारिटी, तो ये आर है ना, इसका मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। फिर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जो है ना ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये W/W%, ये भी आपका मोल फ्रैक्शन ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता है। और जो आपका फॉर्मेलिटी है ये आपका ये जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। और जो ये जो नॉर्मालिटी है, इसमें नाम में क्या आ रहा है, फॉर्मालिटी और नॉर्मालिटी, नाम में आर आ रहा है ना, आर, तो इसका मतलब ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और मोलालिटी में आर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है बीच में, एल आ रहा है, मोलालिटी, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और मोल फ्रैक्शन ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, समझ में आ रहा है। RW/W%, ये भी मोल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो गिवन यहाँ पर ऑप्शन में क्या हमको दिख रहा है, W/W% नहीं दिख रहा है, तो ये अभी भूल जाइए। क्या क्या हमको दिख रहा है ऑप्शन में, मोलालिटी यहाँ पर दिख रहा है, मोलारिटी दिख रहा है, फॉर्मालिटी दिख रहा है और नॉर्मालिटी दिख रहा है। तो ये तीनों में देखिए आर आ रहा है, आर आ रहा है, ये तो ट्रिक मैंने बताया, ऐसे ये कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं है। तो ये सब जो है ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और कौन नहीं करता है पूछा क्वेश्चन में, तो ये वाला नहीं करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोलालिटी। ऐसे ये ट्रिक मैंने बताई, ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, वॉल्यूम के कारण, ठीक है। तो उतना मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं तो दिमाग में ओवर से पार हो जाएगा, ऊपर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए मोलल सॉल्यूशन। मोलल का मतलब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, एल लिखा है, एल मोलल, मोलल मतलब होता है मोलालिटी, ठीक है। तो मोलालिटी सीधा सीधे मैं बोलता हूँ मोलालिटी, तो ए मोलालिटी इज वन डेट कंटेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन। तो यहाँ पर सीधा सीधे आपको मोलालिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है, डिफिनेशन। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा मोलालिटी का कॉन्सेप्ट, स्मॉल m बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस में, केजी में। ये आपने डिफिनेशन पढ़ा था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दे दिया है, इन इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी तो नहीं दिया है, ग्राम में दिया है, कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगर यहाँ पर मोलल के जगह में लिखा रहता है मोलर, इसका मतलब मोलारिटी पूछ रहा है, कैपिटल M, और उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में, लीटर में, तब इसका आंसर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो दिया हुआ है नीचे में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में, तो इसका आंसर तब हो जाता है ये वाला, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, मोलल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कोई आपको बताएगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये सब आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5, मोलारिटी ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन इज। क्वेश्चन क्या है ये समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल M बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट यहाँ पर कौन है दोस्तों, बटा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, तो सीधा सीधे वॉल्यूम लिख देते हैं लीटर में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट यहाँ पर कौन है, सोल्यूट समझ में आ रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट माने जो विलय, जो कम मात्रा में होता है सोल्यूशन में, और सॉल्वेंट माने जो ज़्यादा मात्रा होता है, जैसे चीनी पानी का मिश्रण, चीनी पानी के मिश्रण में कम क्या रहता है, चीनी, और ज़्यादा क्या रहता है, पानी। तो चीनी हो गया सॉल्वेंट, सोल्यूट विलय, और पानी हो गया आपका सॉल्वेंट विलायक, और चीनी पानी मिला करके हो गया सोल्यूशन, समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट यहाँ पर कौन है, NaOH, कितना दे दिया है, 2 ग्राम, तो ये नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दिया, ये गिवन मास ऑफ सोल्यूट दे दिया, गिवन मास ऑफ NaOH। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटा मोलर मास, और बटा में जो फॉर्मूला मेरा यहाँ पर पहले से भी है, उस भी का भी जस्ट का 10 रहेगा। तो गिवन मास यहाँ पर क्या बैठाएंगे, 2 ग्राम, और बटे मोलर मास, तो NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम। आप लोग निकाल के देखिए, आपको पता होगा किस तरीके से मोलर मास निकाला जाता है, क्लास आपने 11 में जरूर पढ़ा था केमिस्ट्री में, आपके टीचर ने, ट्यूशन टीचर ने जरूर समझाया होगा, सिखाया होगा। नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम में हमेशा लीटर में होता है, लेकिन यहाँ पर लीटर में नहीं दिया है, 200 ml में दिया है, मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर में दिया है, कुछ नहीं, उसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, कैसे, 200 बटे में 1000 कर दीजिए, जो 200 दिया है ना बटे में 1000 कर दीजिए, हो गया लीटर में, 20 काट दिया, 0.2 हो गया, तो 0.2 यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 0.25 कैपिटल M मोलर होगा, समझ में आ रहा है ना।
फॉर्मूला में बैठाइए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा मैंने समझा दिया। चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, मतलब सिंपल सा बात है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस चीज़ पर। अगर आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन पढ़ा था या फिर आपके ट्यूशन टीचर ने डिफिनेशन समझाया था, तो वहाँ पर आपको समझाया गया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, लेकिन डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ सोल्यूट पर। नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड किस पर करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ सोल्यूट पर। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल, इन केस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने आपको बताया था ना, P0S माइनस PS बटा P0S, ये डायरेक्ट ये माने इक्वल टू होता है काय ए। काय ए क्या है, नंबर काय ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो फॉर्मूला, ये जो एक्सप्रेशन, ये किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया है, ये लिखा गया आपका द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन हेनरी लॉ, द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। ये स्टेटमेंट कहाँ दिया गया था, हेनरी लॉ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये याद रखना, इसमें कोई दो लॉजिक का बात नहीं है। आगे देखते हैं, विच इज़ नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको बताना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है। देखिए मैंने बताया था ना कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन नाम नहीं बताया था। चलिए नाम मैं आपको बता रहा हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले आपने समझ लिया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पर करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पर, नंबर पर डिपेंड करता है। तो ये 4 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पर तो डिप्रेशन नहीं लिखा है, और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में कहा गया कि कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इसका मतलब तो यहाँ पर चारों दिख रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट भी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है। तो तब तो चारों तो होगा इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तब इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट का आगे में लिख देंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बारे में डिटेल में यहाँ मैं आपको बता नहीं सकता, नहीं तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया कि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें डिप्रेशन ऑफ नहीं लिखा है। अगर डिप्रेशन ऑफ लिख देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसके पीछे 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो आप लोग कहीं से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है, क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं है। तो देखिए आइडियल सोल्यूशन का ना ये सारा चीज़ सही है। डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। और आइडियल सोल्यूशन वो होता है, वे सभी सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्स लॉ को ओबे करता है, सेटिस्फाई करता है, वे सभी सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है। लेकिन ये जो डेल्टा S मिक्सिंग है ना, ये अटपटांग से एगो चीज़ दे दिया है, जबकि मतलब ये आइडियल सोल्यूशन का कोई कथन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पता। यहाँ पर डेल्टा S मतलब क्या है वो भी नहीं पता है, लेकिन ये सब पता है। डेल्टा H माने हीट का बात हो रहा है, डेल्टा V वॉल्यूम का बात हो रहा है, तो ये सब फिक्स होता है, इक्वल टू 0 होता है, नॉट चेंज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि कौन आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन का होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता। डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन का। लेकिन यहाँ पर पूछा है अगर आइडियल सोल्यूशन होगा तो ये सब तो तीनों ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं होगा। ये सब अटपटांग से ये वाला क्या दे दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कौन करेक्ट ऑप्शन नहीं है आइडियल सोल्यूशन का, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, आगे देखते। लिख रहा है कि व्हेन द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज। अगर सोल्यूट मेरा ज़्यादा मात्रा में है ना, अगर मेरा सोल्यूट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है।
या इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन लगेगा। एम, एम का मतलब होता है मोलारिटी लगेगा, मिलीग्राम परसेंट माने एक तरीके के मास परसेंट बोल रहा है वो लगेगा, माइक्रोग्राम परसेंट ये भी एक तरीके का मास परसेंट लग रहा है, पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए इसका नाम में ही छिपा हुआ, अगर आप नहीं भी पढ़े ये वाला तो आप बता सकते हैं मिलियन। और यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हेन द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा तो इनमें से कौन सा उसके अंदर में आएगा, तो पार्ट्स पर मिलियन आएगा, बाकी ये सब नहीं आएगा क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीज़ है। अगर बड़ा चीज़ लेना है तो पार्ट्स पर मिलियन देखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन द सोल्यूट मॉलिक्यूल अंडरगो। क्या रहा है कि सोल्यूट मॉलिक्यूल में क्या रहा है कि जब हम लोग सोल्यूट मॉलिक्यूल को इंक्रीज करते है ना, व्हेन इंक्रीज क्या लिख रहा है तब, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा। अगर मान लेते हैं हम सोल्यूट मॉलिक्यूल बढ़ा रहे तो मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ेगा ना घटेगा। सिंपल सा ये पूछ रहा है। द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन सोल्यूट मॉलिक्यूल अंडरगो, सॉरी एक सेकंड थोड़ा सा समझने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। बोल रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब सॉलिड मॉलिक्यूल अंडरगो, लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए, सॉलिड मॉलिक्यूल एसोसिएशन होना चाहिए, माने एक दूसरे के नज़दीक आना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, या डिसोसिएट होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए, तोड़ना चाहिए, और ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। बोलिए क्या होना चाहिए। अगर मान लेते कोलिगेटिव वैल्यू प्रॉपर्टी का वैल्यू को बढ़ाना है, मान लेते कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू अगर मान लेते हमको बढ़ाना है, मान लेते 5 है उसको 10 करना है, एक्स का वैल्यू मान लेते 10 करना, 20 करना, 50 करना, ठीक था। पहले 5 था अब 50 करना है। बोलिए अब हमको नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल को बढ़ाना होगा, माने डिसोसिएट करना होगा ना, नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल को और थोड़ा कंप्रेस करना होगा, उसको एसोसिएट करना होगा। बोलिए, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड नहीं करता है। तो जितना ज़्यादा मात्रा में मेरा सॉलिड होगा उतना अच्छा मेरा, उतना ज़्यादा मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा। इसका मतलब ज़्यादा होना चाहिए, यानी डिसोसिएशन होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए, डिसोसिएशन ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होना चाहिए। अगर मेरा सॉलिड मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरा उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, अगर एसोसिएट होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। व्हाट इज द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलल लिख दिया। देखिए आपको मोलालिटी निकालने बोल रहा है, स्मॉल एम, मोलालिटी स्मॉल एम निकालने। फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये वाला फॉर्मूला है। अब लगाइए फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है, इतना ग्राम शुगर के अंदर में इतना ग्राम शुगर है, इतना ग्राम शुगर सिरप के अंदर में इतना ग्राम शुगर है। तो ये जो इतना ग्राम शुगर सिरप जो लिख रहा है ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिख देंगे, 234.2, ये मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। उसके अंदर में 34.2 ग्राम ही मात्र शुगर है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो हमको नहीं पता शुगर का, लेकिन गिवन मास दे दिया है शुगर का 34.2 ग्राम। और हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास मटे मोलर मास। और यहाँ पर पहले से नीचे में दिया गया है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 34.2 और बटे में मोलर मास किसका, शुगर का। यहाँ पर सोल्यूट मेरा कौन है, शुगर है। शुगर का मोलर मास क्या होता है पता है किसी को, कमेंट कीजिए। नहीं पता है तो मैं अभी बता रहा हूँ। शुगर का पहले केमिकल फॉर्मूला समझिए क्या होता है। शुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, चीनी का C12H22O11, ये होता है शुगर का केमिकल फॉर्मूला। अब इससे आप मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, 12 को कार्बन है, यानी 12 गुना कार्बन का एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस 22 गुना हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 1 ग्राम, प्लस 11 गुना ऑक्सीजन का एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 16 ग्राम। सबको जोड़ दीजिए कितना आ रहा है, सबको जोड़ने पर आएगा आपका 342 ग्राम होगा। जोड़ के देख लीजिए, 144 प्लस 22 प्लस
16 एकम 16 का 6 हाथ में 1, 16 और 1 17, तो आपका हो जाएगा 6 2 8 8 4 12 यानी 342 ग्राम। तो 342 ग्राम यहाँ पर नीचे में रखिए, 342 ग्राम। अब देखिए आपका फाइनल क्या आया, 34.2 ग्राम बट्टे 342 ग्राम, उसका बट्टे 234.2, और इसको डिवाइड कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो आएगा आपका 0.5, ऐसे लगभग में 0.4977 कुछ आएगा। तो वो तो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिख रहा, लगभग हम उसको 0.5 मान सकते हैं। देखिए कहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको लिख के, फॉर्मूला आपको पता चल गया ना कि ये वाला फॉर्मूला था। अब जो तेज बच्चे वे बना लेंगे, फिर भी मैं साफ सुथरा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए 34.2 बटा 342 बड़ा वाला बटा 234.2, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला आप भागा दीजिए, ये वाला आंसर आएगा आपका कितना, ये वाला 0.5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। मतलब ये आपका डिफिनेशन सिंपल सा दिया हुआ, उसका क्वेश्चन तो आपको बताना है, आंसर दे दिया, क्वेश्चन वो बताना है। यानी ये किसका डिफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ये देखिए ऊपर में भी नंबर ऑफ मोल्स, नीचे में भी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, यानी सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर बनाता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है डिफिनेशन मोल फ्रैक्शन का। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोल फ्रैक्शन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल, ये सर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल इनमें से कौन सा एग्जाम्पल राउल्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन को दिखाता है। देखिए राउल्स लॉ जो है ना, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसका 2 गो डेविएशन है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। तो बताना है कि पॉजिटिव डेविएशन के अंदर में कौन वाला एग्जाम्पल आता है, ये वाला आता है, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये जो बेंजीन है, ये दोनों नॉन पोलर है, ठीक है, और ये एक दूसरे से घुल सकते हैं, आराम से एक दूसरे के अंदर में घुल सकते हैं, ठीक है। हम बेंजीन के अंदर में कार्बन टेट्राक्लोराइड को घोल सकते हैं। तो ये जो है ना, ये एग्जांपल राउल्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन को दिखाता है, बाकी और ये सब कोई नहीं दिखाता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज। आपको सिंपल सा मोल फ्रैक्शन बताना है, मोल फ्रैक्शन कितना बेंजीन का कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए सिंपल सा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर में हम किसका लिखेंगे, ए हम सोल्यूट किसको माने हैं, बेंजीन को माने, क्या यहाँ पर निकालना किसका है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो ऊपर में बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटे मोलर मास, और बटे में फिर गिवन मास बटे मोलर मास किसका, बेंजीन का, फिर गिवन मास बटे मोलर मास किसका, उसका किसका, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजीन कितना है 30% बाय मास, तो ऊपर में गिवन मास कितना हो जाएगा, जो परसेंटेज दिया है उसको हम ग्राम मान लेंगे, 30 ग्राम दिया है, बटे मोलर मास। तो मोलर मास कितना है बेंजीन का, आपको पता होगा मोलर मास कितना होता है, C6H6, इसका जो फॉर्मूला होता है बेंजीन का, यहाँ से निकाल लीजिए ना कितना होता है, या फिर आप उतना छोड़ दीजिए। बेंजीन का मोलर मास देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेंजीन इज इक्वल टू 78 यूनिट, तो 30/78 बटा फिर 30/78 प्लस, अब बोलिए टोटल मेरा जो सॉल्यूशन बन रहा है वो बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का बन रहा है। तो बेंजीन यदि मेरा 30 ग्राम है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना ग्राम होगा, 100% में यदि 30% बेंजीन है तो बाकी का कितना परसेंट मेरा कार्बन टेट्राक्लोराइड, 70%, यानी 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 बटे, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास कितना है, तो देखिए क्वेश्चन में दे दिया है 154 यूनिट, 154, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 0.459, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बैठाइए आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, मतलब वो बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? वो होता है आपका, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। पूछ रहा है कि किसको बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। कैसे? और टेम्परेचर को घटाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर घटता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बढ़ता है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है पहले इस पर ध्यान दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। और पाई जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? डिफिनेशन के अकॉर्डिंग पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी कंसंट्रेशन का, और पाई जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो हमको कंसंट्रेशन से अभी हमको लेना देना नहीं है, अभी हम लोग फिलहाल ये वाला देखेंगे, टेम्परेचर वाला फॉर्मूला को देखेंगे। तो जो पाई जो है, पाई यानी जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है सॉल्यूशन का। कैसे बढ़ जाता है? तो आपको बताना है इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि रट्टा मार के पार हो जाएंगे, समझना बहुत जरूरी है। ऐसे अगर समझेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी छोड़ दीजिए, कम से कम 1 साल तो नहीं भूलेंगे। चलिए, है ना, बात तो सही है। चलिए अगला देखते हैं। ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल बी, अगर हम वाटर में अगर हम वाटर में, ये मान लेते हैं मेरा वाटर भरा हुआ है एक बीकर में, एक वेसल में, तो अगर हम वाटर में अगर हम थोड़ा सा ग्लूकोज डाल देंगे, हैं, अगर ये वाटर H2O में ये पूरा H2O वाटर है, उसमें थोड़ा सा मात्रा में हम क्या डालते हैं, या फिर आपको ज़्यादा देने का माने तो कोई बात नहीं, C6H12O6 अगर हम ग्लूकोज डाल दिए तो क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट में, उसका जो मेरा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, बढ़ेगा ना, क्या होगा बताना है। तो ये जो देखिए वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है ना बॉयल, ये आप लोग पढ़े, बचपन से पढ़ते आ रहे, जीके का क्वेश्चन है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? उसका बॉइलिंग पॉइंट है कि इतना टेम्परेचर पर वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम यहाँ पर ग्लूकोज मिला दिए हैं, तो ग्लूकोज बोलिए वाटर में पहले सोल्यूबल है क्या नहीं, मतलब अगर हम ग्लूकोज को डालेंगे तो वो ऊपर में तेल की तरह मैंने तैरने लगेगा ना, ग्लूकोज पानी से पूरी घुल जाएगा। बोलिए इठो बोलिए। तो ये तो बच्चा वाला सवाल है। गर्मी के दिनों में कौन ग्लूकोज पानी घोल के नहीं पिया है? बोलिए तो, मतलब ग्लूकोज पानी घुल जाता है, ग्लूकोज पानी में घुल जाता है। तो जो मेरा पहले ग्लूकोज नहीं घोला हुआ था पानी में, अभी हम ग्लूकोज नहीं घोले, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल है। अगर हम ग्लूकोज डाल दिए तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट अब बढ़ जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब ये बॉयल नहीं होगा, आप थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, तभी आप ग्लूकोज को भी बॉयल करवाना है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या? इंक्रीज। अगर हम वाटर में ग्लूकोज डाल देंगे, है ना, यहाँ पे ग्लूकोज छोड़ दीजिए ना, आप वाटर में सोल्यूबल कोई भी चीज़ डाल दीजिए, कोई भी पोलर, वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट, एक विलायक। वाटर के अंदर में हम कोई भी पोलर सॉलिड को डाल सकते, कोई भी, आप ग्लूकोज को डालिए, चाहे किसी और चीज़ को डालिए, आप अल्कोहल को डालिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी घुल जाएगा। तो हम यदि डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मोलालिटी नहीं है, मोलारिटी। तो द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, देखिए ये क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं ना, रट लेते हैं और एग्जाम में जाकर के टिक मार देते हैं ये वाला, जबकि ये आपको काम नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। मोलारिटी, तो समझिए मोलारिटी का पहले तो आपको यहाँ फॉर्मूला रट के आपका दिमाग खराब हो गया। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में होता है, यही फॉर्मूला है ना, इसी से निकालेंगे। देखिए प्योर वाटर का कोई डाटा हमको नहीं पता है, कोई डाटा नहीं पता है कि इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, वॉल्यूम कितना है, कुछ नहीं पता है, फिर भी निकालेंगे। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है? गिवन मास बटे मोलर मास बटे जो वॉल्यूम दिया हुआ उसको 10 का 10 लीटर में रहने देते हैं, है ना। तो गिवन मास हमको पता है, वाटर का कितना होता है नहीं पता है, लेकिन हमको प्योर वाटर का पता है। जहां आपको क्वेश्चन में पूछ दे प्योर वाटर, तो उसका हमेशा एक स्टैंडर्ड होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, ये मैंने साइंटिस्ट ने रिसर्च करके प्योर वाटर का आपको गिवन मास बता दिया है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड, ये हर जगह यूनिवर्सल है, ठीक है, फिक्स है एकदम, कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ भी प्योर वाटर पूछ दे उसका गिवन मास 1000 ग्राम। मोलर मास, तो मोलर मास वाटर का फॉर्मूला से निकाल लीजिए, H2O से हम लोग निकालेंगे
कितना 18 ग्राम होता है आपको पता है, तो यहाँ पर 18 ग्राम लिख दीजिए बटा, अब वॉल्यूम का बात हो रहा है लीटर में, तो यहाँ तो लीटर में दिया नहीं है, तो लीटर में नहीं दिया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पर लीटर वॉल्यूम में होता है। डिफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़े मोलारिटी का, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो पर लीटर माने 1 लीटर में, तो हमको नहीं दिया है वॉल्यूम, लेकिन हम अपने से 1 लीटर यहाँ पर लिख दें। समझ में आ रहा है? बस 1000 बटे 18 को डिवाइड कीजिए, हो गया आपका आंसर। तो 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे और नीचे में कुछ 1 था, छोड़ दीजिए, 1 का कोई लेना देना, 18 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा आपका 55.55 चलते रहेगा। ठीक है, किसी किसी बुक में इसको 55.56 लिखता है, या फिर आप 55.55 भी लिख सकते हैं, 55.55 मोलर। अब समझ में आया कहाँ से आया ये वाला? हाँ, रटना नहीं है, ठीक है, जहाँ रटने का रहेगा वहाँ केमिस्ट्री है, तो रटने वाली चीज़ तो है ही है, लेकिन जहाँ रटना है वहाँ रटना है। ठीक है, जहाँ रटने वाला चीज़ रहेगा वहीं पर रटना है, अब बाकी जगह हर जगह रटना ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 250 ग्राम ऑफ 25% एंड 500 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन निकलना है, यानी मास बटे मास परसेंट, यानी W बटा W परसेंट आपको निकलना है। अब देखिए ये हमेशा परसेंट में बात होगा, यानी जो आपका आंसर में आएगा वो आंसर या तो 35% आएगा, या तो 65% आएगा, या तो 55% आएगा, या फिर 33.5% आएगा, यानी परसेंटेज में आंसर आएगा। निकालते हैं इसको कैसे बनाना। देखिए यहाँ पर डेटा में पहले आपको W बाई W परसेंट का डिफिनेशन पता होना चाहिए। ये होता है मास ऑफ सोल्यूट, ये होता है आपका मास ऑफ सोल्यूट, W बाई W परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम में, ठीक है, बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं, वहाँ पर लिखना है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमेशा ये सब मास परसेंट है, जिस तरह हमने अपने मोल फ्रैक्शन में बताया ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें हम लोग सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स को मिलाते थे प्लस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ते थे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 को यहाँ पर आपको मास दिख रहा है, इसका मतलब आप यदि दोनों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल सोल्यूशन का तो नंबर ऑफ मास मिल जाएगा, मिलेगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, सोल्यूट का नहीं दिख रहा है, सोल्यूट का मास नहीं दिख रहा है, तो सोल्यूट का मास आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 25%, तो 250 का 25% कितना होगा, 250 का 25% और 500 का 40%, तो देखिए 250 का 25% यानी कितना हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कट गया, 25 से 625 और बटे में 10, तो बटे में 10 यानी 1 के बाद पॉइंट बचा दीजिए, तो 62.5 हो गया उसका पहला का, और इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 500 का 40%, 500 का 40% यानी 40 बटा 100, तो 1 2 0 यहाँ से 2 0 खत्म, तो 4 5 20 यानी हो गया 200, ये हो गया 62.5 ग्राम, ये हो गया 200 ग्राम। तो देखिए हमको मिल गया 2 को मास हमको मिल गया, और 2 को मास हमको पहले से पता था, कुछ नहीं, इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 62.5 और फिर बटा में हो जाएगा, देखिए W बाई W परसेंट निकाल रहे, ठीक है, W बाई W परसेंट निकाल रहे, तो अभी हम लोग कितना निकाले थे, 62.5 प्लस 200 बटा, अब 2 को मास हमको पहले से पता है, 250 ग्राम है, 500 ग्राम, तो 250 ग्राम प्लस 500 ग्राम, बस इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 62.5 प्लस 200 यानी हो जाएगा 262.5 बटा में 500 और 250 कितना हो जाएगा, 750, डिवाइड दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए और गुना कर दीजिएगा 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं तो 100 गुना करना पड़ता है, इसको डिवाइड मारिए, आपका आंसर आ जाएगा 35%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंस लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय, लोवेस्ट वेपर प्रेशर किसका होता है, तो ये आपको याद रखना है, लोवेस्ट वेपर प्रेशर होता है Hg मरकरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, हर साल रिपीट हुआ है, आप लोग प्रीवियस ईयर में जाकर के देख सकते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों मैंने आपको अपनी तरफ से टोटल 20 और मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए सवाल मैंने आपको करवाया है, और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1
द सॉलिड स्टेट का भी टोटल 20 गो MCQ क्वेश्चन बताया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जा करके देख लीजिए और उसको भी बहुत अच्छा तरीके से समझ लीजिए। वहाँ भी मैंने आपको इसी तरीके से, इससे भी और बेहतर तरीके से मैंने आपको डिटेल में समझाया था। एक बार देख लीजिए वीडियो, 20 को क्वेश्चन 1 साल तक कभी नहीं भूलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे, मस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।